हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अब जो है एक दिन में हम 7-8 मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे, बट ए टू जेड स्टडी पे नहीं। जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले खत्म करना है इसको। ए टू जेड स्टडी डिफेंस के ऊपर, क्योंकि ए टू जेड स्टडी पे मैं कॉन्सेप्ट की क्लासेस कराऊंगा। बस ये नोटिफाई करने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट नंबर 14 में अपलोड कर रहा हूँ ए टू जेड स्टडी के ऊपर। बट ए टू जेड स्टडी डिफेंस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके वहां से सब्सक्राइब कर लोगे। एंड अपकमिंग जितने भी मॉक टेस्ट आएंगी 100 तक कंप्लीट करा के जाऊंगा, मेरी गारंटी है। वो ए टू जेड स्टडी डिफेंस पे आएगी। चलो इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं आपको। आप में से जितने भी बच्चे ना अगर जोरों शोरों के साथ अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सेट की, इसको लगा के जाना एग्जाम के लिए। बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इनके क्वेश्चंस भी हेल्पफुल होते हैं। तो इन तीनों चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तीनों किस किस के लिए हैं, तो आपके तीनों ग्रुप के लिए। किसी ने एक्स के लिए भरा होगा, किसी ने वाई के लिए भरा होगा, और किसी ने एक्स एंड वाई दोनों के लिए भरा होगा। तो ये तीनों की लिंक है, और तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पे दे दूंगा, जाके चेक कर लो। मैं आपको एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उनकी मॉक टेस्ट दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर एक्स एंड वाई वाले के अंदर ना आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जिसके अंदर 2450 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। एंड कई 25 जो मॉक टेस्ट है ना, आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है। इसके अंदर जितने भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आंसर की के नीचे आपको डिटेल में ये सॉल्यूशन दिख जाता है। लाइक 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई न्यूमेरिकल का है। ठीक है। 22 नंबर कोई न्यूमेरिकल का है। 21 नंबर कोई न्यूमेरिकल का है। तो उसको प्रॉपर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है कि इसका आंसर क्यों आया। सिर्फ आंसर नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रखा गया है इसके अंदर। और यही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करने पर ही सिलेक्शन होता है। बिकॉज एग्जाम में डेटा जरूरी थोड़ी कि यही देगा, नहीं ना। तो आंसर दे दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं होता। तो डेटा चेंज होगा ना। तो ये मेथड यहाँ पे लिखा है इसके अंदर। तो इस मेथड को फॉलो करके आप डेटा को पुट करोगे, आपका वैल्यू जो है एग्जाम वाला आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं इन तीनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके यहां से बाय करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो। ठीक है। आ जाओ अपने पैसेज की तरफ चलते हैं। पूरा जो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन है इसके अंदर कंप्लीट होगा। तो आप पैसेज को एक बार रोक के पढ़ो, मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि वो दिन खत्म हो गया। पैसेज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको ट्रिकी इंग्लिश नाम के एक चैनल के ऊपर, या फिर इसके ऊपर ही बना दूंगा, टेंशन ना लो। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा ना कि जो चीज आपको पता ना चले कहां पर है। मैं पूरी इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। बट एग्जाम तक का अपना मेरे तीनों चैनल के साथ बने रहना। मैं कहता हूं कि आप फोड़ के आने वाले हो एग्जाम, क्योंकि मैं अब अपना फुल टाइम आपको यूट्यूब को दे रहा हूं। ठीक है। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। मैंने कहा था मैं 9 तारीख से आऊंगा, मैं आ गया। ठीक है। अब आ जाओ पैसेज को, एक ट्रिक की वीडियो अपलोड करूंगा पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ना पैसेज को रोक के पढ़ो। मैं क्या पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, देखो। अगर नहीं पढ़ने रहे तो ध्यान से सुनो। द रैपिड एडवांसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, इसका एटलीस्ट हिंदी तो पता होना चाहिए ना कि रैपिड का मतलब तेज होता है, एडवांसमेंट का मतलब किसी चीजों को आगे बढ़ाना होता है। और टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो रैपिड एडवांसमेंट है, वो तेजी से जो तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी की, इसने क्रांतिकारी किया है। मतलब क्रांति ला दी है किस चीज में भाई, तो कम्युनिकेशन के और इंटरेक्शन के वर्ल्ड में, दुनिया में। ठीक है। फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन to the rise of social media, each innovation has brought humanity closer। अब देखो, जब से ना इनोवेशन हुआ, टेलीफोन की खोज हुई, आविष्कार हुई है। ठीक है। इसने क्या किया भाई, सोशल मीडिया की राइज हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रत्येक इनोवेशन जो है, जितनी भी खोज हुई है, ये क्या, ये इससे क्या हुआ भाई, ह्यूमैनिटी को क्लोजर, ये ह्यूमन को पास लेके आ गया। जैसे इंस्टाग्राम है, कहीं दूर की बैठे दोस्त के साथ चैट कर ले रहे, फट से क्लोज आ गया ना। टेलीफोन से तो स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम तक, फेसबुक तक, व्हाट्सएप तक आ चुके हो आज आप। ठीक है। ये आपको दुनिया में लोगों को क्या क्लोज कर दिया इसने। इनेबलिंग इंस्टेंट कनेक्शन अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस। वही चीज है कि जो इसने क्या इनेबल कर दिया भाई, इंस्टेंट कनेक्शन। अब देर नहीं है भाई, फोन कर रहे हो, रिंग कर रहे हो, नहीं, मैसेज किया, फटाक से गया, रिप्लाई आ गया, एकदम बहुत तेजी से कनेक्शन जुड़ गया। दुनिया में कहीं भी हो, कितनी भी दूरी पर हो। डिस्पाइट दिस बेनिफिट्स। अब डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद। अब एक चीज याद रखना ना, डिस्पाइट के साथ ना बच्चा ध्यान देना, ऑफ का यूज करके दे दिया जाता है, जो कि नहीं होता है। डिस्पाइट ऑफ कर देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत तरीका है। डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, डिस्पाइट सिंगल आता है। याद रखोगे ना, कॉम्बिनेटर में देता है ये चीज। आगे देखो, डिस्पाइट दिस बेनिफिट। अब इन बेनिफिट्स के बावजूद भी क्या चीज है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल कम्युनिकेशंस हैज इरोडेड फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड वीकेंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब देखो भैया, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी कुछ चीजें खराबियां हैं। ठीक है। अब ये जो आर्ग्यूज होती हैं इसकी कमियों के ऊपर,
कि क्या क्या भाई आर्ग्यूज होती हैं कि ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो जा रहे हो किसी चीज पे, रिलायंस का मतलब निर्भर हो जा रहे हो डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर। ये क्या खराब कर रहा है भाई, फेस टू फेस इंटरेक्शन को कमजोर कर रहा है। इरोडेड का मतलब कमजोर करना, खत्म करना, ठीक है। इसने फेस टू फेस इंटरेक्शन को खत्म कर दिया। एंड वीकेंड इंटरपर्सनल स्किल्स को इसने कमजोर कर दिया, ठीक है। जो पारस्परिक कौशल थी उनको क्या कर दिया इसने, कमजोर कर दिया। एज सोसाइटी बिकम्स इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, अब जो सोसाइटी है ना बहुत तेजी से डिपेंड हो रही है टेक्नोलॉजी पे, इट इज क्रूशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है पैसेज भाई कि भाई देखो सब चीज तो ठीक है, लेकिन तुमको एक चीज ध्यान देना होगा कि रियल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में और वास्तविक दुनिया में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। खाली टेक्नोलॉजी के चक्कर में घुसे मत रहो। आगे आ जाओ, पैसेज पे आ जाते हैं। पढ़ लिया ना पैसेज, आ जाओ। What would be the most suitable title for the passage? इस पैसेज के लिए एक अच्छा सा टाइटल खोजो तो प्यारा सा, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन का हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया ना, हमने थोड़ी बताया कि कब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, क्या कब इंस्टाग्राम खोज हुआ, कुछ हमने हिस्ट्री में बात किया, नहीं किया। तो ए नंबर कहना बेवकूफी है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सर बात तो करो ना टेलीफोन का आविष्कार, हिस्ट्री में डिटेल में हमने बात किया है, कोई डेटा हमने दिया है कि इस टाइम पे ये हुआ उस टाइम पे नहीं ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म कर दो, ये नहीं हो सकता। अब देखो सी में क्या कह रहा है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया का इंपैक्ट के ऊपर हमने बात किया, नहीं, हमने टेक्नोलॉजी का बात किया है। हमने सिर्फ सोशल मीडिया तो एक छोटा सा पार्ट है टेक्नोलॉजी का, तो हमने सिर्फ सोशल मीडिया का बात ही नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी का बात किया, तो सोशल मीडिया को हटाओ। एडवांसमेंट्स इन डिजिटल इनोवेशन, क्या सिर्फ हमने डिजिटल इनोवेशन के एडवांसमेंट के ऊपर बात की है, नहीं, उसके कमियों के बारे में बात की है, तो डी को कहना बेकार है। हमने एक चीज बात कर रखा है, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। हम लोग पूरा रो धो के ना खूब पढ़ाई की हम लोग, फिर रोए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरेक्शन के बीच में तुमको बैलेंस करना बहुत जरूरत है। इसलिए प्रॉपर कहा जाता है इसके बेस्ट और सुटेबल क्या है टाइटल, जो अपने को तारीफ और बेवकूफ क्या कहते हैं क्रिटिक्स दोनों को झेल रहे हैं, ऑप्शन बी झेल रहे हैं। आगे आ जाओ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इरोडेड का सिनोनिम बताओ। मैंने बोला ना इरोडेड का सिनोनिम क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना या फिर कमजोर कर देना, तो वीकेंड कर देना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कह रहे ना कि अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। डिजिटल कम्युनिकेशन की क्या बुराई की गई है इस पैसेज में, तो पैसेज मत पढ़ो, पैसेज तो समझ गए ना, ऑप्शन पढ़ो। इट इंप्रूव्स इंटरनेशनल स्किल्स, ये इंटरपर्सनल स्किल को क्या इंप्रूव करता है भाई, इसमें लिखा है कि वीकेंड करता है, वीकेंड इंटरपर्सनल स्किल तो कमजोर करता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। इट इनेबल्स इंस्टेंट कनेक्शन, हाँ इसने क्या किया, इनेबल कनेक्शन को तो किया है, लेकिन ये क्रिटिक नहीं है, ये तारीफ है, ये किसी की बुराई नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इट रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसने फेस टू फेस इंटरेक्शन को कम कर दिया है, हाँ ये थोड़ी सी खराबी के बारे में हमने बात की है, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब ये ब्रिजेस वॉस्ट डिस्टेंस, ये दूर मतलब दूर की जो है ना, दूर बहुत दूरियों को जोड़ने का काम किया, ब्रिज का पुल का काम किया, तो ये तारीफ कर रहा है, बुराई तो नहीं कर रहा है, तो डी नहीं हो सकता। बुराई कर रहा है सी के अंदर, सब कुछ तो ठीक किया लेकिन ये छोटा क्या किया, फेस टू फेस इंटरेक्शन को लाके खत्म कर दिया। आप अपने अपने कंबल में घुस के क्या चैट कर लेते हैं लोग, ठीक है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द इंपॉर्टेंट टू बैलेंस वर्चुअल एंड रियल वर्ल्ड कनेक्शन। अब वर्चुअल और रियल वर्ल्ड कनेक्शन के बीच में बैलेंस की क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है भाई, टू स्टे टेक्नोलॉजिकली एडवांस। क्या रियल कनेक्शन से क्या टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ना, ऐसा कुछ तो जिक्र नहीं है। मेंटेन स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये हमने बात किया है कि फेस टू फेस तुम अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे ना तो वीकेंड हो जाएगा, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, ठीक है, जिससे कि हमारा इंटरपर्सनल स्किल मजबूत हो सके। दैट इज द करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिफ्थ नंबर कह रहा है यूबिक्विटस का मतलब बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछ रखा है। यूबिक्विटस का मतलब होता है ना सर्वत्र, ठीक है, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह पाने जाए वाला। मैं जो लिखता हूं बच्चे कहते समझ में नहीं आते, सभी जगह पाए जाने वाला, ठीक है, लिख लो इसको, नोट बनाओ। जितने भी मॉक टेस्ट कर रहा हूं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन के एंड तक जाके देखना, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, इस बहुत मदद मिलेगी आपको। वीडियो के एंड में भी वो प्लेलिस्ट शो करेगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस है ना उनके नोट्स बना के तुम पढ़ लोगे ना, जिसने कुछ ना पढ़ा हो वो 20 में तो 10-12 ऐसे ही लेके आ जाएगा बिना किसी क्लास किए हुए, बशर्ते कि वो रट्टा मार जाए पूरे मॉक के क्वेश्चंस के एंड कॉन्सेप्ट्स को। तब यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। ओमनी एक रूट वर्ड है,
क्या है भाई, एक रूट वर्ड है, ध्यान से सुनो, एक कैसा है, रूट वर्ड है, ठीक है, ROOT रूट। इसका मतलब होता है ना सब। क्या होता है, सब। देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब सब, प्रेजेंट का मतलब विद्यमान होना, विद्वान नहीं विद्यमान मतलब उपस्थित होना, तो सब उपस्थित मतलब सब जगह उपस्थित, ठीक है। अब बोलोगे ओमनी से क्या बन सकता है, ओमनी साइंट आपने सुना होगा, ओमनी पोटेंट सुना होगा, ओमनी साइंट मतलब जो सब कुछ जानता है, ओमनी पोटेंट जो सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पर है, ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, ठीक है। ये सभी चीजें तो मैंने बता दी ना, ठीक है। ओमनी रूट वर्ड है, ओमनी के साथ आगे जो लग रहा है उससे सब के अर्थ में आता है, ठीक है। चलो इतना डिटेल मैंने जाके बता दिया। आगे देखो एबंडेंट का मतलब क्या होता है, एबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है, पर्याप्त होना मतलब एनफ, सफिशियंट होना। तो इसका उल्टा पूछा है कमी, तो कमी का मतलब क्या, एम्पल का मतलब भी होता है अधिक होना, तो कमी का होगा स्कार्स, ठीक है। एक चीज समझना है, स्कार्स का मतलब हो गया कमी और स्केयर का मतलब होता है डर, तो दोनों में कितना फर्क है, थोड़ा सा तो फर्क है, सी हटा देंगे तो स्केयर और सी जोड़ देंगे तो स्कार्स, तो दोनों में फर्क है ना, तो स्कार्स इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे आ रहे कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है फालतू की बातें ना करो, सीधे पॉइंट पे आ जाओ। क्या पढ़ा आपने, क्या दिमाग में आया, कट टू द चेज का मतलब होता है फालतू की चीजों को छोड़ो, पॉइंट पे आ जाओ, मुद्दे की बात करो, गेट टू द पॉइंट क्विकली, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम है ये। एक देखो स्पॉट द एरर, आपको क्या कहते हैं, कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव डन हिज होमवर्क। अब एक चीज समझना, नाइदर ऑफ ना हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है, दो में से किसी को नहीं अगर सिलेक्ट करना है तो। नन ऑफ का यूज ना बहुत में से अगर किसी को सिलेक्ट नहीं करना है तो, ठीक है। तो यहां पे दो या फिर बहुत ज्यादा 4 5 6 ऐसा लिखा नहीं है, तो नाइदर ऑफ द सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर ऑफ द बॉयज का मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो बॉयज है, उनमें से किसी को नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो उस दो में से किसी ने अपना काम नहीं किया है, तो नाइदर ऑफ द के बाद क्या होता है ना, आपको नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैव की जगह पे हैज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हैव का यूज गलत है, हैज करो। आगे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। अब ये यूरोपियन है ना, देखो जब भी हम ई से स्टार्ट कर रहे हैं और ई के जस्ट बाद यू आया है तो इसको हम यू पढ़ते हैं हिंदी में, और ई तो एक वोवेल साउंड है ई, ठीक है, लेकिन ई के जस्ट बाद अगर यू आ जाता है ना तो ये कॉन्सोनेंट दे देता है। क्या दे देता है, कॉन्सोनेंट देता है। इसके लिए इसके एंड का यूज करना पाप हो जाएगा। बहुत बच्चा एग्जाम में क्या करेगा, ही इज एन यूरोपियन सिटीजन कर देगा, उसको लगेगा ई तो एक वोवेल है, एन कर दो, वही गलत हो जाएगा। ई के जस्ट बाद अगर यू आ रहा है, ई के जस्ट बाद अगर डब्ल्यू आ रहा है ना तो वो कॉन्सोनेंट साउंड दे देता है, ठीक है। तो यहां पे ए होगा, ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रूडेंट का सिनोनिम बता दो। प्रूडेंट का मतलब होता है योग्य। क्या होता है भाई, योग्य या फिर समझदार, किसी काम को समझ करने लायक है, समझदार है, समझदार है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, समझदार, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो किसी चीज को करने के योग्य, जो योग्य है वही ना समझदार है, पगला सब थोड़ी समझदार होता है। आगे आ जाओ, वाइज इज द करेक्ट आंसर, बुद्धिमान हो ना। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, छिपाना, छुपाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा पूछ रहा है एंटोनिम, रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है भाई, रिवील का मतलब होता है सामने लाना, ठीक है, सामने लाना। चलो आगे आ जाते हैं। फिर कह रहा है इसके अंदर देखो, वन वर्ड अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ध्यान से सुनना है, इसमें मैं क्या बता रहा हूं। इसमें मैं कहता हूं ना कि बच्चा लोग ना अधिकांश लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर भी कर देता है कभी कभार। कैसे भाई, देखो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, लिखा है अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो, उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। बोलोगे हमने तो लिंग्विस्ट पढ़ा है, ध्यान से सुनो फिर से। अगर ये चीज है ना, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी, और लैंग्वेज के पहले एक वर्ड अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, फॉरेन, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं के बारे में जानता है, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है। ध्यान सुनना, जो बहुत सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, लिंग्विस्ट। आपने ब्रिटिश लिंगवा करके एक सुना होगा डिक्शनरी या फिर कुछ वर्ड सुने हो, तो लिंगवा वर्ड जो है ना जनरली फॉरेनर से ऐड होता है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्ट आ गया ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विदेशी भाषाओं के बारे में जानता है। और पॉलीग्लॉट का मतलब आ गया ये बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब एग्जाम में अगर आ जाए ना पर्सन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, तो उसका आंसर पॉलीग्लॉट करके मेरे को दोष नहीं देना, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो करेक्ट स्पेलिंग बताओ। मिस्चीवियस का मतलब चुट्टा, जो गलती करते रहता हूँ, दिमाग लगाओ। ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें अब क्या ही मैं बोलूं। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है द टीम हैव वॉन द मैच। अब देखो द टीम, टीम के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, मतलब जो भी है ना कलेक्टिव नाउन जो है, ठीक है, वो है। अगर उनके अंदर डिवीजन नहीं है, जैसे ज्यूरी के अंदर अगर डिवीजन नहीं है तो वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे जब मैच जीत गए ना तो सब यूनाइट होके जीत खेले होंगे तब ना, तो हैव का ना यूज होके हैज का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर कह रहा है यहाँ पे फिक्स पे पोजीशन करो। सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब याद रखना फॉन्ड का मतलब होता है ना किसी चीज का लत लग जाना, आदि हो जाना, और फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है क्या, देखो वॉइस एक, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन्स क्लियरली, ठीक है। टीचर ने क्या किया, लेसन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये किस टेंस में है भाई, टीचर एक्सप्लेन्ड, सब्जेक्ट के बाद V2 है, तो इसका मतलब है पास्ट इंडिफिनिट है भैया ये। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाज या वर के साथ आने वाला है V3। तो यहाँ पे इज वाला नहीं होगा, हैड वाला होगा ही नहीं, हैड वाला होगा ही नहीं। तो वाज प्लस V3 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। पूरा नहीं पढ़ने का वॉइस का, वॉइस में ऐसे ही बनता है, नरेशन में भी ऐसे ही बनता है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के। आगे जाओ। नरेशन क्या कह रहा है, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच एंड सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा ना कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये सेड है ना पास्ट का, तो एम का भैया क्या हो जाएगा, इज एम आर को पास्ट में बदल के वाज या वर में चेंज करोगे आप। तो वाज या वर कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो इसमें हैड है, इसमें गोज है, इसमें इज होगा नहीं, ऑप्शन बी हो गया ना फटाक से आंसर। कौन पढ़े पूरा का पूरा, नहीं पढ़े, दिमाग लगाओ फट से आंसर आएगा। बशर्ते कि ये देखना सेड होना चाहिए, अगर ये सेज रहता, से रहता, तो फिर उसको एज इट इज छोड़ देते हम, एम को इज एम आर बन सकता था, लेकिन सेड रहने पे तभी हम वाजवर बनाएंगे, पास्ट रहने पर ही पास्ट चेंज करेंगे। आगे आ जाओ। इसको कन्वर्ट करो, देखते हैं, बड़ा सा है ये, एसएससी का पूछा हुआ है, डिफिकल्ट लेवल का मैंने जानबूझ के दिया कि कैसे बनाते। बच्चा कहता हमसे नहीं बनता, मैं कैसे नहीं बनता, इधर बनवाते हैं सबसे। अब देखो, अब इसमें क्या, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी क्या कर दिया, ह्यूमन के एवरी मतलब सारे एस्पेक्ट्स को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल के रख दिया। कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैव ऑल सीन रिमार्केबल चेंजेस। अब देखो पहली बात तो ये, मान लो ना मैं ए को नहीं पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं मैं बी से स्टार्ट करूं। अब क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैव ऑल सीन रिमार्केबल चेंजेस। अब ये कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सब में एक बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस आई हैं, देखने के लिए मिलता है। किसके वजह से, वजह तो बताओ तब तुम चेंज लाओ। तो इसका मतलब बी से हम स्टार्ट करना ही पाप है, क्योंकि तो एक एग्जाम्पल आ रहा है ना कि क्या क्या चेंजेस हुई है किसी चीज की वजह से। तो किसी चीज जिसके वजह से चेंज आई है, पहले उसको तो लाओ, तब उसका एग्जाम्पल लेके आना। तो एग्जाम्पल्स को पहले थोड़ी लिख देते हैं, ठीक है। पहले दादाजी आए नहीं, नाती पोता का जिक्र कहां से कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाओ, इट हैज। अब ये इट क्या है भैया, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को लाने के लिए पहले उसका नाउन तो लेके आओ। तो इट हैज से स्टार्ट करना थोड़ा सा पाप लग रहा अपने को, ठीक है। तो सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो क्या कह रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बोथ प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग। अब इससे स्टार्ट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट से हम शुरू करना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन हम ए पे जब ध्यान देंगे ना, तो टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और डी में और ए में फर्क पता है क्या है, टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पहले। तो पहले किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस कराओगे ना, इंट्रोडक्शन कराओगे ना, हाँ हाई फलाना भैया है हमारे आए हैं। अब इन लोग ये क्या करते हैं तो बाद में, पहले कौन है ये तो बताओ। तो इसने क्या किया है, द टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड, इसने बहुत कुछ किया है। अब ठीक है, पहले तो ये मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन को ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। इंट्रोडक्शन में पहले क्या होता है, ये हु, ये कौन है, फिर उन्होंने क्या किया है, व्हाट, फिर कहते हैं व्हाई, सॉरी हाउ, इन्होंने कैसे किया है। इंट्रोडक्शन इस तरीके से कराओगे ना कि हु, ये कौन है, इन्होंने क्या किया और इन्होंने कैसे किया। तीन चीज ध्यान से देखना। तो मैंने ये यहाँ पे नहीं मिल रहा कि कौन है, टेक्नोलॉजी कौन है, यहाँ पे मेरे को नहीं मिला, वो हु का ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पे ये आ रहा है ना, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया। तो मेरे को व्हाट मिल गया, ठीक है। और कैसे का कहाँ मिल रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज बोथ प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग। अब ये किस तरीके से कर रहा है, यहां से हम घुस रहे हैं उसके बारे में।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन में हाउ पे जाना है मेरे को, तो मैं ए के बाद डी को लेके आऊंगा और ए के बाद डी मेरा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, अब ए के बाद डी के बाद देखो उसने किस तरीके से किया। ठीक है, तो किस तरीके से किया ना, उसका एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल किसके अंदर है? बी के अंदर है कि नहीं है? बस सिंपल सा लॉजिक है, ए डी बी और बचा कौन सा? सी। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा, वही चीज तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, वीडियो को रोक के पढ़ लो। 19 नंबर देखो, द बुक इज बॉय नहीं है, द बुक इज लेइंग डैश द टेबल। अब लेइंग का मतलब रखने के बारे में कह रहे हैं, बुक को टेबल पे रखो। जब भी टेबल के सरफेस पे ही रखोगे ना, टेबल के पैर के ऊपर थोड़ी रख दोगे। तो कोई भी चीज अगर आप सरफेस पे रख रहे हो, ध्यान से सुनना, सरफेस पे अगर रखते हो ना तो इसके साथ ऑन का प्रीपोजिशन यूज होता है। तो लेइंग ऑन द टेबल मतलब टेबल के सरफेस पर, किसी चीज पर रखते हैं। इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना, अपना दिमाग का ना सोचने का क्षमता रखना, किसी चीज के ऊपर रखने के लिए ऑन का यूज करते हैं। आगे आ जाओ। 20 नंबर क्या कह रहा है? चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड परफॉर्म। परफॉर्म का नाउन बताओ। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, इंग्लिश की जो मास्टर क्लास आएगी उसको फॉलो करना, ट्रिकी इंग्लिश के ऊपर, बहुत हेल्प करेगी आपको वो। सॉरी, इंग्लिश सेगमेंट के ऊपर, नॉट ट्रिकी इंग्लिश। मैं बार बार इसका पुराना नाम, मैंने दिमाग में पहले सोचा था ना कि ट्रिकी इंग्लिश रखेंगे, वही बार बार दिमाग में चलता है। इसका नाम है, मेरे से एक नया चैनल है इंग्लिश सेगमेंट, ठीक है, उसके ऊपर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा शाम से। तो उस पर मैं बताऊंगा आपको कैसे इंग्लिश को कैसे वो करना है, क्रैक करना है, टेंशन मत लो। परफॉर्म का परफॉर्मेंस बनता है, इसका ट्रिक होता है नाउन कैसे पहुंचाते हैं, लास्ट में क्या क्या वर्ड देख के नाउन पहचानेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ कितना क्वेश्चन आपने सही किया। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर कोई बच्चा है जो बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहता है, इस बार प्रिपरेशन खराब है लेकिन वो चाहता है कि अभी से हम अगले एग्जाम को टारगेट करें, या फिर कुछ कुछ टॉपिक रह गई हैं उनको अभी से हम पढ़ ले, वो बच्चा पढ़ सकता है स्पेस वॉरियर 2.0 बैच के अंदर। A to Z स्टडी है आपके ऊपर, ठीक है, तो वो बैच में प्रिपरेशन करो। हम अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बहुत ही दबाव के लेवल के क्वेश्चंस देंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस देंगे, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, रगा एंड इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन कराएंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक 267 की बैच है, उसमें वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकता है A to Z स्टडी ऐप पे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।